राणा सांगा एक ऐतिहासिक महापुरुष है, ठीक शिवाजी की तरह। शिवाजी आज सिर्फ एक व्यक्ति या महापुरुष नहीं है, देवता है, उनको पूजा जाता है। और मैं भी उसी श्रद्धा भाव से राणा सांगा, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनकी तस्वीरें हमारे घर में भी टंगी रहती हैं। हम इनको इसी श्रद्धा भाव से देखते हैं। जब कोई चीज़ आस्था का केंद्र बन जाए, उस पर चोट करना न सिर्फ गलती है बल्कि पाप है। आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप कई लोगों को आहत कर नहीं, मतलब उनको इतिहास से उन्हें ये पता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है, ये आस्था का केंद्र। जब आपत्तिजनक मान लिया तो बाहर निकलकर ये बोलने की कि मैंने सोच समझ कर बोला है, मैं इस पर माफ़ी नहीं मांगूंगा, बोलने की क्या आवश्यकता है? या तो माफ़ी मांग लीजिए कि हाँ कोई आहत हुए हैं तो हम इस पर माफ़ी मांग लेते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। हनुमान जन्मोत्सव तो है ही आज, उसी के साथ राणा सांगा की जयंती भी है। आज अमित शाह राणा सांगा के किले पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन उसके उलट आगरा से भी एक बड़ी खबर आई, जहां करणी सेना के लगभग 80,000 कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने जयंती मनाई। और जयंती के साथ साथ रामजी लाल सुमन का जो विवाद था, जो विवादित बयान था, उसको लेकर के भी नाराजगी जताई। और तमाम पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद रहे, पुलिस प्रशासन की छुट्टियां कैंसिल की गई, तमाम काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए, विपक्ष भी उस पर आरोप तमाम लगा रहा है, तमाम बयान आए। और इधर से तो आपने देखा ही, तमाम दिन भर खबरें सुनते रहे। अब इस पूरी चर्चा पर इसका विश्लेषण, इसका निचोड़ निकालने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर करणी सेना का प्लान कहाँ है, क्या है और कहाँ तक ये रार जाकर के अब थमेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ योगी डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर हैं। तो सर, करणी सेना को लेकर लगातार जिक्र हो रहा था, हमारे चैनल पे इंटरव्यू भी हुआ था करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और वो लगातार कह रहे थे कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, प्लान बहुत बड़ा है, आप बस देखते जाइए तैयारी हमारी क्या क्या होती है। तो मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे, एक तो वो कि क्या लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से हो, और फिर रामजी लाल सुमन ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि सामने आकर के माफ़ी तो मांगनी है, किसी महापुरुष के लिए अगर कुछ बोला है तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? अहम की लड़ाई है, ये तो पहली चीज़। आपका जो सवाल है ना, उसमें उसका सीधा जवाब तो ये है कि ये अहम की लड़ाई चल रही है। और दूसरा, इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी इस पर अड़ गई है, और अड़ी बेवजह नहीं है, कोई बैक भी नहीं कर रहा। आज बड़ा दिलचस्प था, मेरे साथ में 3 पैनलिस्ट रहे। बीजेपी की तरफ से रत्नाकर सिंह थे, सपा की तरफ से विनय कुमार सिंह थे, और करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव थे मेरे साथ, खयाली जी, वो भी, मतलब ये तीनों ठाकुर हैं। अब देखिए, बड़ा दिलचस्प था। और 3 ठाकुरों के बीच में या क्षत्रियों के बीच में बहस चल रही थी। अब ये इनको कहेंगे अरे तुम्हारे लिए पार्टी बड़ी हो गई, तुम पार्टी के लिए कुछ टुकड़ों के लिए तुमने बेच दिया अपने आप को। वो कहें कि हम हैं, राणा सांगा को हम नमन करते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है, दलित के साथ में ये किया जा रहा। मतलब बड़ा दिलचस्प था मामला। खूब सवाल थे मेरे पास, खूब मैं उनको ग्रिल कर सकता था। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है, इसमें मेरा जो भी अनुभव रहा है राजनेताओं से बात करने का, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना घुमा रहे हो। उन्हें खुद पता होता है कि हम यहाँ पर लॉक हैं, इस जगह के बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो इस जहाँ पर हमारे पास कोई जवाब नहीं है, वहाँ पर हमें ये बोलना है, हमें सीधे इस पर आ जाना है कि ये नहीं भूल गए हो कि वो निषाद पार्टी ने क्या कहा था राम जी के बारे में, ये याद नहीं है कि बीजेपी को उन्होंने क्या कहा था और पहले क्या हुआ था, और इतिहास की किताबों में लिखा, और इन्होंने ये क्यों नहीं किया, ये इतिहास की किताबें क्यों नहीं बदल देते हैं, टाइप्स की बातें। मतलब उनके पास बहुत फिक्स होती हैं, इस पर खूब बातें हो चुकी हैं। अब बड़े नेता तो बिल्कुल बोलते नहीं दिखाई देंगे, उनको और भी कुछ नहीं पता होता है। जैसे रामजी लाल सुमन को मैं अपेक्षाकृत, मतलब बाकी जो समाजवादी पार्टी के नेता जितना भी बोल रहा हूँ, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे रामजी लाल सुमन हैं। वो दलित नेता के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छा उनको एजुकेशन का समय मिला। हमने एक बार शायद इस पर बात भी करी थी, जब ये विवाद आया ही आया था कि दलित क्या होता है और आज कैसे उसको देखा जाता है, और दलित सम्मान की जो बात की जाती है वो भी क्यों खोखली लगती है। तो मेरा एक ही प्रश्न था बार बार कि भाई दलित है इसीलिए क्या राणा सांगा का अपमान जायज़ है, यही बता दो। नहीं, इस पे भी यार नहीं, राणा सांगा का अपमान तो हम होने ही नहीं देंगे, राणा सांगा तो पूजनीय थे, लेकिन यहाँ पे एक दलित नेता का अपमान किया जा रहा है, टाइप, मतलब घचड़ पचड़ हो जाता है मामला। अब क्योंकि हमारे पास थोड़ी स्वतंत्रता होती है जब हम एनालिसिस करते हैं कि स्पष्टता से दर्शकों के सामने पूरी बात को रखें।
अहम की लड़ाई इसलिए है क्योंकि करणी सेना या क्षत्रिय समुदाय जो है वो तो अपने अहम के लिए जिया है, उनके लिए अपना स्वाभिमान जो है सबसे ऊपर होता है। वो सोच आई। राणा सांगा एक ऐतिहासिक महापुरुष है, ठीक शिवाजी की तरह। जैसे उदाहरण के लिए शिवाजी आज सिर्फ एक व्यक्ति या महापुरुष नहीं है, देवता है, उनको पूजा जाता है। और मैं भी उसी श्रद्धा भाव से राणा सांगा, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनकी तस्वीरें हमारे घर में भी टंगी रहती हैं, हम इनको इसी श्रद्धा भाव से देखते हैं। अब अगर आप इतिहास की किताब में जाएं और कोई आपको बोले कि शिवाजी तो लुटेरे थे, वो तो छोटे मोटे डाके डालते थे, इस तरह की बातें करें, कुछ लोगों ने लिखा भी है, कुछ लोग बोलते भी हैं। क्या आज ऐसे देवतुल्य लोगों के बारे में ऐसी कोई भी टिप्पणी कर देना ठीक होगा, जायज़ होगा? और इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी कि क्या कॉम्बिनेशन को हराने के लिए क्या करते हैं, बाबर उनका क्या कॉम्बिनेशन है, इतिहास की किताबों में क्या लिखा है। मैंने उनसे यही कहा और ये बात मैं यहाँ भी कहता हूँ, समय काल परिस्थिति, ये इतिहास अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप जिनको आज पूजते हैं, भगवान मानते हैं, उनका इतिहास भी आपको ढंग से नहीं पता। आप लिखा हुआ पढ़ते हैं और उसमें फिर श्रद्धा जोड़ती चली जाती है। वाल्मीकि रामायण से ज़्यादा लोकप्रिय है रामचरितमानस, जबकि मूल क्या है? रामायण में कोई भी आपको या प्रभु श्री राम के बारे में कुछ भी पता लगता है, वो कहाँ से पता लगता है? वाल्मीकि रामायण से, मूल उद्गम है। लेकिन बहुत सालों बाद, हाल के समय में, मतलब अकबर के समय पर बाबा तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखते हैं वो अधिक लोकप्रिय होती है। क्यों? उसमें श्रद्धा और आस्था का पुट होता है। अब इतिहास और आस्था में बड़ा फर्क है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए रामचरितमानस में या आपने आमतौर पर सुना होगा कि धनुष तोड़ा गया, सीता स्वयंवर हुआ, ये सारी चीज़ें सुनते। वाल्मीकि रामायण में नहीं है, इस तरह की चीज़ नहीं, धनुष तोड़ने का कोई, और परशुराम ने आके गुस्सा किया, ऐसा भी कोई वर्णन नहीं है उसमें। या परशुराम बीच में मिलते हैं, जब राम जी को लेकर, सीता जी को लेकर दशरथ जी जा रहे हैं तो रास्ते में मुलाकात होती है। अब इतिहास की दृष्टिकोण से इसमें और कई चीज़ें हैं रामचरितमानस और रामायण में, आपको अलग अलग मिलेंगे। या तो इस सब में लगे रहो, या प्रभु श्री राम के बारे में आज हनुमान जयंती पर जब हम बात करें हनुमान जी के विषय में, हम उन्हें एक सेवक, एक योद्धा से ज़्यादा अपनी आस्था का केंद्र मानते हुए पूजते हैं। वो आस्था बिल्कुल अलग चीज़ है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एकदम अलग चीज़ है। जब कोई चीज़ आस्था का केंद्र बन जाए, उस पर चोट करना न सिर्फ गलती है बल्कि पाप है। आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कई लोगों को आहत कर, नहीं मतलब उनको इतिहास से, उन्हें ये पता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है, ये आस्था का केंद्र हो गया। अब राणा सांगा जब आस्था के केंद्र हैं तो उनके खिलाफ कुछ भी कहना, और ऐसा लगता डेलिबरेटली कहना। डेलिबरेटली क्यों? एक तो होता है कि आप रॉ में भूल गए, कई बार मुंह से निकल जाते हैं शब्द, लेकिन वहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से तैयारी के साथ में गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, ये बहुत सोचा समझा था। और रामजी लाल सुमन ऐसे व्यक्ति भी नहीं है कि अचानक से कुछ भी बोल जाएंगे। फिर उसके बाद में जब वो बाहर निकलते हैं, जब उनसे दोबारा पूछा जाता है, जब इसको राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया जाता है, इसको आपत्तिजनक माना जाता है, और अखिलेश यादव ट्वीट भी करते कि देखिए आपत्तिजनक था, अब तो मामला खत्म हो जाना चाहिए, अब बीजेपी बढ़ावा दे रही। जब आपत्तिजनक मान लिया तो बाहर निकलकर ये बोलने की कि मैंने सोच समझ कर बोला है, मैं इस पर माफ़ी नहीं मांगूंगा, बोलने की क्या आवश्यकता है? या तो माफ़ी मांग लीजिए कि हाँ कोई आहत हुए हैं तो हम इस पर माफ़ी मांग लेते हैं। एक सवाल सर, ये जैसे आप अभी कह रहे थे किसी की आस्था, जिसको हम आस्था का केंद्र मान लेते हैं और उस पर सवाल उठाना या कुछ कहना एक पाप है, चोट है। लेकिन आज की नई पीढ़ी, कहते हैं ना सर, आस्था और से सीखी हुई चीज़ें हो सकता है हम भूल जाएं, उस पर वो ना कर पाएं, लेकिन तर्कों के साथ अगर कोई चीज़ मिली है, हमें ज्ञान मिला है, तो तर्क संगत अगर वो बात है तो लंबे समय तक समझ भी आएगी और याद भी रहेगी। यही आज की युवा पीढ़ी चाह रही है कि तर्क के साथ चीज़ें समझाई जाएं। जैसे आपने भी जिक्र किया कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस को लेके, एक मैंने सर पेरियार करके एक दलित दार्शनिक चिंतक हुए हैं, तो उन्होंने एक सच्ची रामायण करके एक किताब लिखी थी और वो खूब चली और उसमें तमाम सवाल उठाए गए। वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोकों का भी जिक्र उसमें उन्होंने किया। तो अब इस तरीके से जब तमाम किताबें हमारे सामने आ जाती हैं और हम एक तरफ ये भी पक्ष होता है और ये भी पक्ष होता है और दोनों हमारे सामने हैं, क्या ये भी ज़रूरत है कि इस पर लगाम लगे? पहली चीज़ ये, अब वो सरकारी तौर पे लगे, समाज के तौर पर लगे, और दूसरी चीज़ ये कि अगर दोनों चीज़ें सामने आ रही हैं तो इस पर बैलेंस कैसे करेंगे, इसका निचोड़ कैसे निकालेंगे? भारत, अच्छा सवाल है आपका ये।
हालांकि ये विषयांतर होगा इसमें, क्योंकि हम बात कर रहे थे सिर्फ समाजवादी पार्टी, ये तो बहुत छोटे मुद्दे हैं, ये तो बहुत हाल के होते हैं। इसमें दलित बनाम सवर्ण या दलित बनाम ठाकुर की एक सियासत समाजवादी पार्टी करना चाहिए। रामायण क्या सर, अब आप इतिहास भी अब आप जो बात कह रहे हैं वो गंभीर और गहरा विषय है। वो गंभीर और गहरा विषय इसलिए है क्योंकि जितने दार्शनिक चिंतक आप देखते हैं, पेरियार तो आज के हैं, लेकिन इन सब के पितामह कौन है? बुद्ध हैं। बुद्ध ने सबसे पहले नास्तिकता, या जिसको कहते हैं नास्तिक दर्शन कह दिया गया, हालांकि जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तर्क संगत कहते हैं, तर्क को सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण धर्म के साथ में लेकर आए बुद्ध। बुद्ध की बातों को ही सबने, बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, बहुत लोगों ने, बहुत लोगों पर प्रभाव रहा बुद्ध का। पेरियार भी उनमें से एक आप मान सकते हैं। और रैशनलिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। सच्चा नास्तिक ही ईश्वर के पास जा सकता है, ये बातें भी कही जाती हैं, और यही इन्हीं दार्शनिकों ने कही है, मेरी कही हुई बात नहीं है। यानी जब आप सत्य की खोज में निकलते हैं और तर्क संगत, युक्ति संगत बातों के साथ में आगे, हमारे यहाँ कुरीतियाँ थी, हमारे यहाँ सती प्रथा थी कि पति मर गया है तो पत्नी को भी चिता पे बैठा दो। आज कोई सोच सकता है, लेकिन एक समय चलता था, इसको बड़ा महान कृत्य माना जाता था, इस कुकृत्य को, लेकिन होता था, इसी समाज में होता था, इसी हिंदू धर्म में होता था। राजा राम मोहन राय लड़े इसके लिए, उनकी बड़ी आलोचना हुई, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो इन चीज़ों को दूर किया जाता है। ये आपने जो प्रश्न उठाया सही है। तर्क संगत, युक्ति संगत बातें युवा चाहता है, मिलनी भी चाहिए, वो खुद भी शोध कर सकता है, कर भी रहे हैं शोध। आस्था जो है वो तर्क से परे होती है। जैसे आस्था जो है वो हानिकारक नहीं है। पहले तो अगर आप हनुमान जी को मानते हैं, आज हनुमान जयंती पर चलिए विचार करिए, तो हनुमान जी के विषय में आपको कहा जाए कि भक्ति का एक जीता जागता स्वरूप है हनुमान जी। किस तरीके से समर्पण का भाव दिखाना चाहिए, इसकी जीती जागती मूर्त हैं हनुमान जी। हनुमान जी साहस का सजीव प्रमाण हैं। हनुमान जी आपके साथ सदैव हैं। आप उनका स्मरण करिए और वो आपके साथ उपस्थित हो जाएंगे। जैसे भाव जो है आपके रोंगटे खड़े करेंगे और आपको उनकी उपस्थिति का एहसास आपके भीतर ही है ना। हम कहते हैं ईश्वर हमारे भीतर है, बाकी तो हम अपना जीवन अपनी अपेक्षाओं से, अपनी आकांक्षाओं से जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्मरण करते हैं वैसे ही उस आनंद का और उस साहस का अनुभव होता है। यदि आस्था है तो ये है आस्था। यहाँ तर्क का कोई लेना देना नहीं। आप बोले नहीं वो, पर हनुमान जी तो वहाँ रहते थे, किष्किंधा वानर थे, वो खुद ही राजा क्यों नहीं बन गए? वो फिर उनके बारे में तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, उनके बारे में तो वो दार्शनिक ये कहते थे, वो दार्शनिक ये कहते थे। ये तर्क संगत, युक्ति संगत करते रहिए, या फिर उस आस्था का आनंद लीजिए। ये वो कर सकता है जो उस आस्था को समझ रहा है, उसको जी रहा है। ये आपका प्रश्न बड़ा गहरा है और उसमें उतना डीप डाइव करना पड़ेगा समझने के लिए। लेकिन अगर कोई समझना चाहे और किसी को बात समझ में आ रही हो, तो आस्था है ही वो चीज़ जो तर्क से ऊपर है। तर्क संगत होना चाहिए कब? जब धर्म क्या है? धर्म है कुछ नियम कायदे। किसी भी धर्म को उठा लीजिए, जो भी पुस्तकों से बंधे, उन पुस्तकों में क्या लिखा है? नियम लिखा हुआ है। जैसे मनुस्मृति के बारे में आप इतना सुनते हैं। एक समय हमारा जो संविधान है आज, इससे पहले मनुस्मृति ही एक तरह से इस देश का संविधान थी हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए। उसमें नियम कायदे ही लिखे हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए समाज की। फिर बाद में कालांतर में, क्योंकि मनु महाराज जब हुए होंगे तब हुए होंगे, उसके बाद तो कितनी व्यवस्थाएं बदल गई, कितने समय काल परिस्थितियां बदल गई। लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें जोड़ते चले गए, उसको परिष्कृत भी किया गया, उसको ठीक भी किया गया। फिर उसमें से कुछ गलत चीज़ें निकाल के उसकी आलोचना भी लोगों ने शुरू कर दी। ये एक बात हुई जब तर्क संगत आप बात, मैंने पहले आपको आस्था की बात बताई, अब मैं तर्क की बात बता रहा हूँ। तर्क में भी आप देखिए, अगर आप उसकी मूल प्रति में जाएंगे तो आप देखेंगे उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से, और उसकी जो भाषा के तौर पर कई रिसर्चर्स ने बाद में, हाल के दिनों में भी उस पर शोध करने वालों ने संस्कृत भाषा का कैसा इस्तेमाल तब था, बाद में प्रक्षेपित कौन सी चीज़ें हैं, उनको अलग अलग करके छान के जब रखा, तो आज भी वो प्रति वो आती है कि अरे वाह, इससे अच्छा तो कुछ कोई कूटनीतिक शास्त्र नहीं हो सकता, कोई समाज शास्त्र नहीं हो सकता, कोई नीति शास्त्र नहीं हो सकता, विवेक सम्मत बातें नहीं हो सकती। ये बातें आती हैं। वो समाज की व्यवस्था उस समय की आज भी इतनी लागू। ये तर्क का विषय है, इस पे और तर्क करिए। लेकिन अब इसको सीधे एक नाम उठाकर जितने बोलते हैं मनुवादी, एक को मनु के बारे में नहीं पता, मनुस्मृति के बारे में नहीं, किसी ने पढ़ा भी नहीं। मैं कहता हूँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर देखिए। मैं कहता हूँ उसके ऊपर किसी ने अच्छा बुरा जो लिखा, दोनों पहलू आप उठाकर पढ़िए पहले, और उसको समझिए कि उस पर क्या विचार हो, तब आप उस पर बात करिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हो गया तीसरा विषय।
एक हो गया आस्था, जो मैंने आपको बताया, एक बताया तर्क, और फिर तीसरा है राजनीति। राजनीति में एक मोटा शब्द उठा लिया जाता है, उसमें अपना हित देखा जाता है, स्वार्थ देखा जाता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्यों अड़ गई? उसने अपना स्वार्थ देख लिया कि रामजी लाल सुमन दलित समाज से आते हैं। दलित समाज जो है, ओबीसी वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है वोट बैंक के तौर पर पूरे देश में। आज हर राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक मुद्दा उछाला, फिर उन्होंने इसको दलित सम्मान से, कि रामजी लाल सुमन का अपमान कौन कर रहे हैं? ठाकुर कर रहे हैं, ठाकुर सवर्ण कर रहे हैं। अब करणी सेना के जो राष्ट्रीय महासचिव मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने बोला हम इनको जवाब देंगे, हम इनसे माफ़ी मंगवाएंगे, ये आज हम बात कहते हैं स्पष्ट तौर पर, और हम इनको चुनाव में हरवाएंगे और हम इनको बताएंगे कि ये जो दलित राजनीति कर रहे हैं और ठाकुरों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका इनको असर होगा। तो ये बोलने से उनका तात्पर्य ये था कि तुम ये समझते हो कि तुम जो 70-80% की आबादी है, उसके लिए तुम जो ठाकुरों के साथ नाराज़गी मोल ले रहे हो, वो तुमको भारी पड़ेगी। तुम ऐसा कमज़ोर समाज मत समझो हमको कि हमारी संख्या कम है वोट बैंक के आधार पर। समझ रहे हैं? अब ये तीसरा राजनीति का विषय हो गया। अब तीनों को गड्ढमड्ढ कर लीजिए, खिचड़ी कर लीजिए, तो बताइए कुछ भी निकल कर आएगा? ना तो तर्क समाज, ना आस्था का समाज और ना राजनीति का समाज कभी एक जगह पर बैठ सकते हैं। तीनों के विषय अलग हैं, लेकिन जब तीनों को मिक्सी में डालकर आप निचोड़ते हैं तो ऐसा जूस निकलता है जैसा अभी निकल कर आया है, जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं, ना तो आस्थावान आपको कोई राजनेता ऐसे मिलते हैं, क्योंकि जो आस्थावान होगा वो फिर इस सब पचड़े में क्यों पड़ेगा, वो निकल जाएगा, वो अपनी साधना में लगेगा। कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई आप बाबाओं को देख रहे हैं, खूब रील्स उनकी भी वायरल होती हैं। वो राजनीति की बात थोड़ी, तो बहुत बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, जीवन कैसे जीना है, उनसे सवाल भी क्या पूछे जाते हैं, बाबा जी ये करना है कि नहीं करना है, वो करना है कि नहीं करना है, कभी गौर करिएगा आप। ये आस्था का विषय हो गया। और तर्क में फिर ये है कि ये क्यों भाई, आपने जैसे कहा आज का युवा चाहता, आज का युवा क्या, हर काल परिस्थिति में युवा यही चाहता है। युवा उम्र ही वो होती है जब आंदोलन उसके दिमाग में चल रहा है, मस्तिष्क में चल रहा है, जब वो सवालों के जवाब चाहता है, वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूं। तो कुछ होते हैं जिनको इतना कंडीशनिंग ऑफ माइंड की जाती है कि हाँ भाई यही करना, यही सही है, तुम्हारे बाप, उनके बाप और उनके बाप के बाप यही करते चले आए, तुम्हें भी यही करना है। तो कुछ समय तो तर्क चलता है, फिर वो तर्क शांत होता है, बोला यही करना है, अब छोड़ो क्या सोचना है, क्यों कर रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल और। एक तो रामजी लाल सुमन आपने कहा बहुत परिपक्व नेता हैं, अखिलेश यादव से भी सीनियर हैं और पढ़े लिखे हैं। रामजी लाल सुमन ने अगर कोई बात बोली होगी और उसके बाद वो बार बार उसी को दोहरा रहे हैं कि नहीं इसमें गलत का है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, वो अलग। सॉरी जैसा एक बहुत खूबसूरत शब्द है जो किसी भी विवाद को हल कर सकता है, वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? पार्टी को नुकसान, एक ये। दूसरा, करणी सेना की तरफ से ये कि जब हज़ारों की तादाद में इस तरीके से कार्यकर्ता उतरते हैं, खबर एक ये भी आई कि पुलिस प्रशासन को कुछ हज़ार लाठियाँ मंगवानी पड़ी हैं स्पेशली आज के लिए, पुलिस वालों की छुट्टियाँ रद्द हुई हैं। लोकतांत्रिक तरीके से भी कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है, जिस तरीके से करणी सेना के लोग धावा करने पहुंच गए थे, हमला करने 4-5 हज़ार कार्यकर्ता। मेरा पहला सवाल यही था, उनका स्पष्टीकरण था, ना हमने कहीं धावा किया, ना मैंने कहा आपने तलवारें और इनका मुजाहरा किया है। बोले कौन सा क्षत्रिय है जिसके घर में तलवारें नहीं होती? आमतौर पर परंपरागत रूप से हमारे किसी भी कार्यक्रम में होती है ना सर, वो हम कार्यक्रमों के दौरान इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, शौर्य का प्रदर्शन होता है, जैसे आपने दशहरा वगैरह, शक्ति पूजन की एक परंपरा है, वो क्षत्रिय समाज में होती है। ये उनका तर्क था, ये सही गलत की मैं बात नहीं कह रहा, पुलिस की अपनी तैयारी थी। ये बात भी आपको फैक्ट मानना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपने चाहे जितनी लाठियाँ चली तो नहीं, या चलाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, धावा बोल देंगे, धावा करने वाले हैं, मेरी जान को खतरा, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। ये बात सही है कि उन्होंने अपना प्रदर्शन करके अपनी शक्ति को दिखाया, ये शक्ति प्रदर्शन ज़रूर था, लेकिन किसी तरह की हिंसा करने का कोई उनकी मंशा नहीं थी, जैसा करणी सेना के राष्ट्रीय महासचिव ने स्वयं भी मुझे बताया। और मैं उस तर्क से इसलिए सहमत हूँ कि 5 बजे तक का समय रखा, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद में बोला हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। उनके लिए भी तो अहम की लड़ाई है ना, ये भी अड़े हुए। अब आपने कहा वो अड़े हुए हैं, रामजी लाल सुमन परिपक्व और परिपक्वता तो ठीक है, तो उम्र के साथ भी, एजुकेशन के साथ भी, राजनीति के अनुभव के साथ भी आती है, एक चालाकी भी आती है। या आपको पता है कि आप कह रहे सॉरी खूबसूरत, सॉरी फील तो करो, आपको उसकी ज़रूरत तो महसूस हो। आपको ज़रूरत अभी इस बात की महसूस हो रही है कि इसको बढ़ाना है, इस मामले को, इसको अभी छोड़ना नहीं है, इसको और गहरा करना है। ये जब ठंडा हो रहा हो तो और प्रदर्शन हो, और एक बीच में जब थोड़ा सा ठंडा होगा तो एक बयान और देना है। बिल्कुल ठीक कहा था आप, फलाने लेखक की आप पढ़िए ना किताब, उसमें तो लिखा है कि इब्राहिम लोदी से जब लड़ना था, सत्ता से उसको हटाना था, तो बाबर को आमंत्रित कर लिया, जैसे आपको तथ्य दिखा देंगे वो।
फिर आपको छेड़ेंगे, हाँ अब फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ, जान का खतरा है, जान का खतरा है, मेरी सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। जान का खतरा किसको नहीं होता है। हालांकि ये देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ में अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन हो, एक अच्छा माहौल हमारे देश में बना रहे। राजनीतिक सपोर्ट के ऐसे आंदोलन खड़ा किया जा सकता ये है। तो बार बार बोल रहे थे कठपुतली हैं, बीजेपी की कठपुतली हैं, तो साफ बोला। समाजवादी पार्टी का यही तो तर्क आ रहा है। करणी सेना का ये कहना है कि हमने कभी भी मुद्दों से हटके, हमने जब विरोध करना था तो बीजेपी का भी जमकर विरोध किया। अरे सही बात है, हमने रूपाला ने बयान दिया या किसी और ने बयान दिया तो इन्होंने उसका विरोध किया था, बात सही भी है उनकी। तो और बीजेपी ये दलित वोट जो है इतना सेंसिटिव मामला है। मैंने आपको बताया ना 3 ठाकुर थे मेरे पैनल पर, तो वो ठाकुरों की बहस थी। अब उसमें मैं भी अपने आप को एकदम लेफ्ट आउट सा महसूस कर रहा था। रत्नाकर सिंह थे जैसे भारतीय जनता पार्टी से, तो वो बोले आप कैसे हैं, ये कैसे, हम तो किसी पद को छोड़ देते, ये कर देते, वो कर देते। खैर पार्टी को भी ये पकड़ कर रखते हैं। अभी समाजवादी पार्टी के खिलाफ है क्योंकि चीज़ राणा सांगा एक बहुत ही आइकनिक हमारे यहाँ का मॉडल रहे हैं और एक पूजनीय व्यक्तित्व हैं। तो ये वजह है कि बीजेपी इसके साथ स्टैंड करेगी। तो मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त टाइप की बात है, लेकिन बीजेपी इसको प्रॉम्प्ट कर रही है और बीजेपी की सरकार को लाठियां खरीद के लानी पड़ रही है। ये भी आपको अजीब स्थिति नहीं लगती? आप ही ने कहा कि लाठियां खरीद के लाए, पुलिस की इतनी, रामजी लाल सुमन को 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है, पूरे घर को उनके कवर किया गया है, तो इतनी जहमत क्यों उठाएं, खुला छोड़ देते हैं उनको। ये फालतू की बातें होती हैं। करणी सेना का आक्रोश है, ये उनका अपना प्रदर्शन है, क्षत्रिय समाज में रोष है। जहाँ तक दलित समुदाय की बात है तो अखिलेश जी से ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को है उनकी। तो दलित समुदाय ही है जो 2014 से आज तक खींच कर लाया है बीजेपी। बिल्कुल। और देखने वाली बात ये होगी कि अभी तक पहले 4000 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन, अब 80,000 हो गए और मुझे लग रहा है इसके बाद करणी सेना अब रुकने वाली, थमने वाली नहीं है। देश में एक मौका, उनके लिए भी एक मौका है ना। देखिए क्या होता है, करणी सेना हो गया या छोटा मोटा कहीं कुछ प्रदर्शन हो गया, आज उनके पास देशव्यापी रूप से सबको एक जोड़ने का, अपने संगठन को मजबूत करने का भी तो अवसर है। मुझे लग रहा है आगरा से बाहर भी अभी निकलेंगे और पूरे देशव्यापी, हरियाणा, राजस्थान, तमाम जगहों के लोग आए। मतलब ये भावनात्मक रूप से छू गया उनको मुद्दा, तो करणी सेना भी क्यों छोड़ेगी? बिल्कुल। अब जाहिर तौर पर देखना होगा कि इस पर क्या प्लान है करणी सेना का आगे और किस तरीके से समाजवादी पार्टी इसको टैकल करती है। और अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि इनका स्टैंड क्या होता है, और करणी सेना के प्लान को लेकर के सभी की निगाहें टिकी हैं। हालांकि आपको हमारी इस चर्चा को लेकर और आप किस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।